हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम फोटोकेमिस्ट्री की और एक इम्पॉर्टेंट और छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे। दैट इज द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन फेनोमेना व्हिच इज आल्सो नोन एज एक्साइमर एंड एक्साइप्लेक्स। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो दो छोटे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक आपके पास एक्साइमर है एंड दूसरा आपके पास है एक्साइप्लेक्स। ये दोनों कैसे बनते हैं और कैसे आपकी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम एक्साइमर और एक्साइप्लेक्स की डेफिनेशन जानने की कोशिश करते हैं कि ये आपके पास एक्साइमर क्या है और एक्साइप्लेक्स क्या है। तो एक्साइप्लेक्स को यूजुअली हम इसको एक एक्साइटेड कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं। सो दिस इज ए काइंड ऑफ एन एक्साइटेड कॉम्प्लेक्स। बोथ एक्साइमर एंड एक्साइप्लेक्स इज एन एक्साइटेड कॉम्प्लेक्स। However, this excimer is form of I can say it is a form of monomer। जो प्रोडक्ट यहाँ पे बनेंगे वो मोनोमेरिक फॉर्म में बनेंगे, और ये जो आपके पास एक्साइमर है, एक्साइमर एग्जिस्ट एज डाइमर, ये हमेशा डाइमर की फॉर्म में रहते हैं। तो हम डिटेल में डिस्कस करते हैं ये बनता कैसे है और क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज है। तो यहाँ पे मैंने कुछ डिफिनेशन लिखा हुआ है, देखो। एंड एक्साइप्लेक्स और एक्साइटेड कॉम्प्लेक्स इज अ कॉम्प्लेक्स formed between two different conjugated molecules, that is monomer, when one of which is in an excited state। तो यहाँ पे आपके पास जो एक्साइमर और एक्साइप्लेक्स बनने के लिए ये कब बनेंगे? जब दो मोनोमर एक दूसरे के साथ क्या होंगे, कंजुगेट होंगे तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे, या एक दूसरे के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे when the electron cloud of one monomers get penetrate into the electron cloud of another। तो वो कॉम्प्लेक्स तभी बनेंगे जब आपके पास एक जो मोनोमर है वो एक्साइटेड स्टेट में होंगे। This short-lived complex will occur when the monomers are in close proximity to one another, and it results in a lower energy than if the two exist separately। तो यहाँ पे क्या हो जाते हैं, ये जो शॉर्ट लिव्ड एक्साइटेड स्टेट में जो मोनोमर होते हैं, ये जब दो मोनोमर एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाते हैं तो आपके पास एक कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं। उस कॉम्प्लेक्स की एनर्जी जो होता है कम होता है एज कंपेयर टू द एग्जिस्टिंग मोनोमर्स एनर्जी। What makes this exciplex unique is that two monomers would not form a complex if both were in ground state। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि जब तक आपके एक मोनोमर एक्साइटेड स्टेट में नहीं होंगे तब तक आपके पास एक्साइप्लेक्स और एक्सिमर नहीं बनेंगे। The condition for the formation of such complex is that one monomer should be present in the excited state, although other monomers can be present in ground state, but one of it should be present in the excited state। तो एक excited state में होना जरूरी है। They can therefore only form if monomer interact before the excited one has time to release। तो जब तक आपकी जो एक्साइटेड वाला मोनोमर है जब तक वो रिलैक्स होकर ग्राउंड स्टेट में नहीं आएंगे, उससे पहले उसको क्या करना चाहिए, दूसरे मोनोमर के साथ इंटरेक्ट करके कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करना चाहिए। इफ द टू मोनोमर्स आर ऑफ द सेम स्पीशीज, तो अगर वो कॉम्प्लेक्स कुछ ऐसे बनते हैं कि जिसमें दोनों मोनोमर एक ही स्पीशीज के होंगे, दैट कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एज एक्साइमर। तो उस कॉम्प्लेक्स को हम क्या कहते हैं, एक्साइमर कहते हैं, और उसको हमने एक्साइटेड डाइमर भी लिखा हुआ है, क्योंकि दोनों स्पीशीज जब आपके पास एक जैसे होंगे तो उसको हम क्या कहते हैं, डाइमर कहते हैं। तो ध्यान रहना है, दोनों के लिए कंडीशन ये है कि एक मोनोमर क्या होना चाहिए, एक्साइटेड स्टेट में होना चाहिए, दूसरा मोनोमर ग्राउंड स्टेट में हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब तक एक मोनोमर एक्साइटेड स्टेट में नहीं होंगे तब तक आपके पास एक्साइमर और एक्साइप्लेक्स फॉर्म नहीं होंगे। और एक डिफरेंस यह है कि एक्सिप्लेक्स में जो दो मोनोमरिक यूनिट होंगे वो दोनों डिफरेंट होगा, लेकिन एक्साइमर के लिए दोनों मोनोमरिक स्पीशीज का एक होना जरूरी है। अब हम आगे देखेंगे ये बनता कैसे। ठीक है, सो व्हेन वन मॉलिक्यूल इन तो जब हमने ये कहा कि जब आपके पास जो एक मॉलिक्यूल जो कि एक्साइटेड स्टेट में है वो दूसरे मोनोमर की क्लोज प्रॉक्सिमिटी आ जाते हैं तो आपके पास एक एक्साइटेड डाइमर कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं। तो अगर दोनों मोनोमर अगर एक जैसे होंगे
उसको हम एक्साइटेड एक्सिमर या एक्साइटेड डाइमर कहते हैं। अगर वो दोनों डिफरेंट होंगे तो उसको हम एक्सिप्लेक्स या एक्साइटेड कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो प्रोसेस कुछ इस तरह बनेंगे। देखें, हमारे पास एक मोनोमर है ए है, दूसरे मोनोमर को हमने डी स्टार से लिखा। तो ये आपके पास पहले जब एक दोनों के क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आ जाएंगे तो यहाँ पे एक आपके पास इंटरमीडिएट या कॉम्प्लेक्स बन रहा है। और ये कॉम्प्लेक्स, क्यों इस कॉम्प्लेक्स को हम कोलिजन कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, क्योंकि ये दोनों मोनोमर एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं। कोलाइड करने के बाद आपके पास जो इलेक्ट्रॉन स्लॉट है वन मोनोमर, वो दूसरे मोनोमर के इलेक्ट्रॉन स्लॉट को पेनेट्रेट करते हैं और आपके पास एक कोलिजन कॉम्प्लेक्स बनते हैं। फिर ये कोलिजन कॉम्प्लेक्स फर्दर आपकी क्या होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। लेकिन प्रोडक्ट कैसे कन्वर्ट होंगे, एक्साइमर में अपना अलग प्रोडक्ट बनेंगे, डाइमर बनेंगे, और एक्सिप्लेक्स में अपना प्रोडक्ट बनेंगे, रीअरेंज प्रोडक्ट हम उसको कह सकते हैं। यहाँ पे जो ए ओ डी हमने लिखा हुआ है, दिस ए एन डी आर द मोनोमर्स, ये हम मोनोमर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पे ए ओ डी डिनोट कर रहे हैं। यूजुअली ए हम एज एक एक्सेप्टर मॉलिक्यूल को लेते हैं, डी हम यूजुअली ए डोनर मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे जो स्टार या एस्ट्रिक्स लगा हुआ है ये आपकी एक्साइटेड स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर दोनों ए और डी अगर इक्वल होंगे, इक्वल मींस इफ बोथ ए एंड डी आर सेम, the excited state is called as excimer। लेकिन अगर ए और डी इक्वल नहीं होंगे, ये डिफरेंट होंगे, ऐसे एक्साइटेड कॉम्प्लेक्स को हम क्या कहते हैं, एक्सिप्लेक्स कहते हैं। अब हम दिखा कुछ यहाँ पे ब्रीफली दिखाते हैं कि ये कैसे बनेंगे एक्साइप्लेक्स और एक्साइमर और उनकी क्या प्रॉपर्टीज होगा। नाउ सपोज आई हैव ए डोनर एटम दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय डी एंड दिस डी इज इन एक्साइटेड स्टेट, और मेरे पास दूसरा जो एक्सेप्टर एटम है उसको मैंने ए से डिनोट किया। तो ये क्या होंगे, क्योंकि एक एटम आपके एक्साइटेड स्टेट में है, दिस इज इन द एक्साइटेड स्टेट एंड दिस इज इन द ग्राउंड स्टेट। तो एक्साइटेड स्टेट में एक एटम का या एक मोनोमर का होना जरूरी है। अब इन दोनों के बीच में कोलिजन होगा और कोलिजन होके आपके पास एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे जिसे हम क्या कहेंगे, लेट्स से दिस इज एन एक्साइटेड कॉम्प्लेक्स बिटवीन डी स्टार एंड ए। डी स्टार मींस डी इज द एक्साइटेड फॉर्म। तो यहाँ पे आपके पास एक कॉम्प्लेक्स बनेंगे, दैट इज हम इसको कोलिजन कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं, क्योंकि ये दोनों की कोलिजन के वजह से फॉर्म हो रहे हैं। अब इसके बाद ये जो कोलिजन कॉम्प्लेक्स है फाइनली गेट्स कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट। अब ये जो डोनर ने अपना इलेक्ट्रॉन या एनर्जी ए को दिया है, नाउ दिस डी comes to its ground state and A becomes an excited state। तो इस तरह आपको एक प्रोडक्ट बनता है। अब इसको हम कहेंगे दिस इज आवर प्रोडक्ट एंड दिस इज ए रीअरेंज्ड प्रोडक्ट। ये आपके पास क्या है, एक रीअरेंज्ड प्रोडक्ट है जहां पे डी ने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया या अपना एनर्जी डोनेट कर दिया ए को, तो आपके पास एक नया प्रोडक्ट बना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये जो एक्साइटेड स्टेट है यहाँ पे इनकी जो नेट स्टेबलाइजेशन एनर्जी जो है जीरो होते हैं। ठीक है, सो नेट स्टेबलाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू जीरो। हाउएवर इन केस ऑफ दिस the collision complex, the net stabilization energy is equal to नेगेटिव। इसका जो स्टेबलाइजेशन एनर्जी रहते हैं नेगेटिव रहते हैं। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। अभी हम इसको प्रूव करेंगे बाय यूजिंग द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट कि इसका नेट स्टेबलाइजेशन एनर्जी जीरो क्यों है, इसका नेगेटिव क्यों है। नेगेटिव होने की वजह से ये वाला कॉम्प्लेक्स क्या होता है, स्टेबल बन जाता है एज कंपेयर टू दी आवर इनिशियल रेक्टल मॉलिक्यूल। तो अगर आपके पास अगर ये दो डिफरेंट मोनोमरिक यूनिट के बीच में अगर रिएक्शन हो के आपका ये कॉम्प्लेक्स बनते हैं और इस तरह प्रोडक्ट बनते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज एक्सिप्लेक्स। इसको हम क्या कहते हैं, एक्सिप्लेक्स। तो दो डिफरेंट मोनोमर यूनिट अगर दोनों डिफरेंट होंगे, वहां पे जो प्रोडक्ट बनेंगे, यहाँ वहां पे जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होंगे, ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम क्या कहते हैं, एक्सिप्लेक्स कहते हैं, या हम इसको एक्साइटेड कॉम्प्लेक्स। एक्सिप्लेक्स सिंपली मींस एक्साइटेड कॉम्प्लेक्स। इसको हम क्या कहते हैं, एक्साइटेड कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। लेकिन कुछ अगर ऐसे हो कि अगर आपके पास अब आपके पास जो एक्साइटेड मॉलिक्यूल है वो भी ए है, वो भी ए है, बट दिस ए इज प्रेजेंट इन द excited state, not in the ground state. When these excited A molecules get
collided with another a molecule which is in the ground state, हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स बनेंगे, that is A star A. A star A. Now this is again the collision complex. ये भी हमारे पास क्या है, collision complex है, लेकिन जो collision complex बना है वो similar species के बीच में बना है. A star और A क्या है, दोनों एक ही species है. फर्क इतना है, A star is present in the excited state and A is present in the ground state. ये जब दोनों कोलाइड करेंगे, कोलाइड करने के बाद आपके पास एक कोलिजन कॉम्प्लेक्स बनेंगे बिटवीन ए स्टार एंड ए. इसी को ही हम क्या कहते हैं, इसी को ही हम कहते हैं एक्साइमर. इसी को ही हम क्या कहते हैं, एक्साइमर. या एक्साइमर मींस दिस इज एक्साइटेड डाइमर. एक्साइटेड स्टेट में है और डाइमर फॉर्म में है, क्योंकि दोनों ए क्या है, एक ही जैसे हैं. अब यहां से जो प्रोडक्ट बनेंगे आपको, दिस प्रोडक्ट इज ए डाइमर प्रोडक्ट. ये जो यहाँ पे प्रोडक्ट बनेंगे ये हमारे पास डाइमर है. डाइमर मीन्स एक किस्म के दो स्पीशीज यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं. और यहाँ पे जो एक्साइमर में जो प्रोडक्ट बनता है, दिस प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड इज डाइमर. तो अगर आपके पास जो एक्साइटेड स्टेट वाला स्पीशीज दैट इज डोनर एंड दी another species that is present in the ground state which is usually an acceptor molecule, अगर ये दोनों एक जैसे हैं तो आपको जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो हमारे पास एक्सिमर बनता है. द प्रोडक्ट फाइनली फॉर्म इज एन डाइमर. however if the two monomeric unit are different, in that particular case the complex is known as exciplex complex or excited complex. तो यहाँ पे अगर दोनों सेम है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एक्सिमर कॉम्प्लेक्स, या इसको हम कहेंगे एक्साइटेड डाइमर बी. ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है. एक्सिप्लेक्स कॉम्प्लेक्स में जो दो मोनोमरिक यूनिट एटम्स हैं वो डिफरेंट होते हैं, लेकिन एक्साइमर में दोनों मोनोमरिक यूनिट क्या होते हैं, सेम स्पीशीज के होते हैं. अब ये हमने यहाँ पे कहा कि इसकी नेट जो एनर्जी होते हैं वो जीरो होते हैं, यहाँ पे इनकी नेट एनर्जी नेगेटिव होते हैं. तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं और देखेंगे क्यों नेट एनर्जी एक में जीरो आ रहे हैं, एक दूसरे में आपके पास नेट एनर्जी इज नेगेटिव आ रहे हैं. तो हमारे पास यहाँ पे दो केस हो सकते हैं. तो हम यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, टू अंडरस्टैंड दिस फेनोमेना लेट्स यूज द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट. हम यहाँ पे क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ दिस collision, या to understand the effect of this complex formation on the net stabilization energy of the complex. Now यहाँ पे हम दो केस कंसीडर करेंगे. so I have two केस नंबर 1 है मेरे पास, उसमें क्या है, सपोज when, केस नंबर 1 मेरे पास है when both D that is donor and A that is acceptor are present in ground state. ग्राउंड स्टेट में अगर आपका दोनों एक्सेप्टर और डोनर अगर प्रेजेंट होंगे तो हमने लिखा हमारे पास जो नेट स्टेबलाइजेशन एनर्जी होते हैं वो जीरो होते हैं. ठीक है, तो उस केस में हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है. तो नेट स्टेबलाइजेशन एनर्जी जीरो कैसे होंगे हम देखेंगे. अब हमारे पास डोनर और एक्सेप्टर है, तो डोनर हमारे पास, पहले हम इनकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने के लिए हमें एटॉमिक ऑर्बिटल की जरूरत होगा. नाउ दिस इज द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ डी एंड दिस इज द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ ए. हमेशा डोनर की एनर्जी ज्यादा होते हैं एक्सेप्टर से, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन या एनर्जी एक्सेप्ट कर पाते हैं. तो जब ये एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे हमारे पास नेट जो रिजल्ट होगा, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ molecular orbital. Now these two are the molecular orbital of D and A when D and A combines to form a complex. Now we have in case of D we have 2 electron and in case of A we have again 2 electron. So ये जो molecular orbital यहाँ पे बना है that is the bonding molecular orbital. उसी तरह D और A की क्या होंगे, anti bonding molecular बनेंगे. So this is our anti bonding molecular orbital. तो D का एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ये है, A का एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ये है. जब ये एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे तो यहाँ पे नेट रिजल्टेंट आपको
एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यहाँ पे फॉर्म होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो अब हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल अप करेंगे इन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। टोटल वी हैव 4 इलेक्ट्रॉन्स, एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स आपकी लोअर एनर्जी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को ऑक्युपाई करेंगे अकॉर्डिंग टू हॉर्न्स रूल। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि हमारे पास जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, सो इन दिस बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमारे ग्राउंड स्टेट और हमारा अपर स्टेट दोनों में इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है और दोनों बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। देयरफॉर वी कैन से दैट द नेट स्टेबलाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये जितना नीचे आएंगे उतना ये ऊपर जा रहा है। तो 2 इलेक्ट्रॉन से जितना इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होंगे, उतना 2 इलेक्ट्रॉन की अकॉर्डिंग इस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी इंक्रीज होगा। सो द नेट रिजल्टेंट एनर्जी या नेट रिजल्टेंट स्टेबलाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू जीरो। अगर आपकी बॉन्डिंग या लोअर एनर्जी वाली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द हायर एनर्जी, तो यहाँ पे आपके पास एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन एनर्जी होता है। लेकिन यहाँ पे हायर एनर्जी और लोअर एनर्जी दोनों में दो दो इलेक्ट्रॉन है, तो आपके पास जो नेट स्टेबलाइजेशन एनर्जी होगा दैट विल बी इक्वल टू जीरो। तो ये हमारे पास एक केस हुआ जहां पे दोनों डी एंड ए आर प्रेजेंट इन ग्राउंड स्टेट। लेकिन another case, that is case number 2, if we have, अगर हमारे पास क्या होगा, when one of the molecule are present in the excited state, अगर एक मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट में प्रेजेंट होंगे, अब इसको हम क्या कहते हैं, इसको लूमो भी कह सकते हैं। दिस इज आवर लूमो, दिस इज आवर होम। ठीक है, दिस इज आवर लूमो, दिस इज आवर होम। अगर आपके पास एक मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट में प्रेजेंट है, तो कुछ ऐसे हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना सकते हैं। दिस इज आवर डी एंड दिस इज आवर एक्सेप्टर ए। अब यहाँ पे फिर हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होंगे जब ये एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे। नाउ यहाँ पे हमने लिखा है कि मेरे एक मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट में प्रेजेंट है, सपोज डी इज प्रेजेंट इन द एक्साइटेड स्टेट, तो ये हमारा डी बन। ठीक है, तो जैसे ही डी एक्साइटेड स्टेट में प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रॉन था उनमें से एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक्साइट होगी, उसकी एंटी बॉन्डिंग में चला गया होगा। तो ये आपके पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, या इसको हम क्या कहेंगे, लूमो कहेंगे। लेकिन एक्सेप्टर के पास जो इलेक्ट्रॉन है वो दोनों इसी में प्रेजेंट है, तो इसका जो एंटी बॉन्डिंग बनेंगे, अब एंटी बॉन्डिंग में भी एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, प्रेजेंट होगा। सो दिस इज डी स्टार एंड दिस इज ए। ये भी एक दूसरे के साथ क्या होंगे, हाइब्रिडाइज होंगे, और आपके पास नया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। दिस इज आवर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंड नाउ इन दिस केस दिस इज आवर होम, दिस आवर होम। ठीक है, अब एक्साइटेड स्टेट में होने की वजह से एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग में शिफ्ट हुआ। अब यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन अलग है। अब यहाँ पे हम जब इसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को फिल अप करेंगे, इन टोटल वी हैव 3 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दो ए के पास है, एक डी स्टार के पास है। तो हमारे जो लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिल अप होंगे, और एक्साइटेड वाले या हायर एनर्जी में एक इलेक्ट्रॉन फिल अप होंगे। उसी तरह अगर हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करते हैं, यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और वो हमारी लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल में ही प्रेजेंट होंगे। तो in this particular case, when one molecule is present in the excited state, we have a very different electronic distribution in the molecular orbital as compared to our case 1। यहाँ पे equal distribution था, यहाँ पे equal distribution नहीं है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे जो आपके पास लोअर एनर्जी वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है एज कंपेयर टू द एक्साइटेड या एज कंपेयर टू द हायर एनर्जी ऑर्बिटल। सो आई कैन से दैट इन दिस पर्टिकुलर केस द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज stabilized by
वन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन नीचे वाले लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल में एक्स्ट्रा प्रेजेंट है, जिसकी वजह से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्टेबलाइज होंगे। सिमिलरली इन द एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल आल्सो वी हैव वन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द लोअर एनर्जी ऑर्बिटल, देयरफॉर एंटी बॉन्डिंग molecular orbital is also stabilized by one electron। ये भी एक इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग स्टेबलाइज हो रहे हैं। सो दे नेट टोटल क्या होगा? सो आई कैन से नेट net so I can say the complex will be stabilized by net टू इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, एक इधर है एक इधर है, दो इलेक्ट्रॉन से स्टेबलाइज होंगे। देयरफॉर द नेट स्टेबलाइजेशन एनर्जी विल बी नेगेटिव। तो इस केस में आपका स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा कि इसका जो नेट स्टेबलाइजेशन एनर्जी है वो जीरो होते हैं। हाउएवर जब आपके पास कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाते हैं तो इसकी नेट स्टेबलाइजेशन एनर्जी नेगेटिव होते हैं, जिसको हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कंसेप्ट को अप्लाई करके हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्यों जब आपकी एक मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं तो स्टेबलाइजेशन ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू जब आपके पास दोनों मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट होंगे। तो एक्सिप्लेक्स और एक्साइमर बनने के लिए कंडीशन ये है कि जब ये बनता कैसे हैं, जब दो मोनोमरिक यूनिट कंजुगेटेड मोनोमरिक यूनिट एक दूसरे की क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आ जाते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। लेकिन उसके लिए कंडीशन है एक मोनोमर यूनिट एक्साइटेड स्टेट में प्रेजेंट होना चाहिए, दूसरा मोनोमरिक यूनिट ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट होना चाहिए। अगर दोनों स्पीशीज या दोनों मॉलिक्यूल अगर सिमिलर है तो उसको हम क्या कहते हैं? एक्साइमर कहते हैं। और हमारे पास डायमर एक्साइटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते हैं। अगर दोनों स्पीशीज डिफरेंट है, ए अलग है डी अलग है, उस केस में आपके पास एक्सिप्लेक्स कॉम्प्लेक्स बनता है जिससे हम क्या कहते हैं? एक्साइटेड कॉम्प्लेक्स बी। ठीक है, तो इसको फर्दर समझने के लिए आप इसको पढ़ सकते हैं, जो भी हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है। तो व्हेन बोथ मोनोमर्स आर इन द ग्राउंड स्टेट, क्यों स्टेबलाइज नहीं होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन बिटवीन देम आर नॉट पॉसिबल एज ऑल ऑर्बिटल्स आर कंप्लीटली फुल, therefore the monomers are repulsive। तो यहाँ पे एक repulsive force आ जाता है due to Coulombic interaction। However, when one of them is in excited state, interaction with the orbital of the ground state monomer stabilize the excited state monomer, leading to a lower energy state as well as interaction between the molecule। This is usually facilitated by pi staking the mutual attraction between aromatic things। ठीक है, तो ये जो हमने यहाँ पे बॉन्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कंसेप्ट से जो एक्सप्लेन किया है उसका थ्योरी है। तो as the excimer exciplex is of lower energy than the monomer, when it relaxes back to the ground state, the photon emitted is of lower energy than the emission of the monomer, hence it is redshifted। अब यहाँ से जब एक्साइटेड स्टेट से वो फर्दर ग्राउंड स्टेट में आ जाते हैं, आपकी जो एक्साइटेड मॉलिक्यूल है वो वहां से एमिशन करते हैं, एनर्जी लोअर हो जाते हैं और नीचे ग्राउंड स्टेट में आते वक्त एनर्जी को एमिट करते हैं। इन एडिशन टू दिस रेड शिफ्ट, द एक्साइमर एक्सिप्लेक्स emission is also brought in feature, no transition to vibrational state। This is because the exciplex ground state is very unstable and the two ground state monomer are repulsive। फिर से repulsive बनेंगे, giving a continuum of emission energy। सो यहाँ पे हमने ये डायग्राम आपको बनाया है। ये डायग्राम आपको क्या कहते हैं? देखो, इन दिस डायग्राम यही आपकी emission मोनोमर या एक्सिमर emissions को रिप्रेजेंट करते हैं। इन दिस डायग्राम you can see that when the separation between A and D is sufficiently small, it means when A and D are in the form of a complex, the total energy of this system is lower। तो ये इसका एनर्जी क्या है? as compared to the separated molecule, the total energy is lower। इतना इसका एनर्जी कम है।
Any emission from this state will therefore be redshift compared to the monomer emission. तो ये आपका monomeric emission है when A and D are separated as individual molecule, and here A and the separation between A and D are very less. तो ये आपके complex form में है, एक्सिप्लेक्स और एक्सीमर फॉर्म में है। तो यहां से जो एमिशन होगा वो रेड शिफ्ट होंगे एज कंपेयर टू दी मोनोमर इमिशन, जो यहां से आपकी इमिशन होंगे। क्योंकि अगर हम देखते हैं मोनोमर और कॉम्प्लेक्स की एनर्जी में इतना डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ इतना एनर्जी डिफरेंस है बिटवीन द कॉम्प्लेक्स एंड द मोनोमर। अब यहाँ से अगर कॉम्प्लेक्स से एमिशन होते हैं तो इतना कम एनर्जी से होंगे, लेकिन मोनोमर इतना हायर एनर्जी से एमिशन करेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, रेड शिफ्ट देखने को मिलता है। ठीक है। इन एडिशन टू दिस द एमिशन इज ब्रॉडर ड्यू टू द अनस्टेबल नेचर। दूसरा यहाँ पे क्या होगा, अनस्टेबल नेचर की वजह से एमिशन जो होगा ब्रॉडर होगा, और कोई एनर्जी वेल यहाँ पे आपको नहीं दिखेंगे ऑफ द ग्राउंड स्टेट एक्सीमर, एंड द फीचर लेस ड्यू टू द लेग ऑफ एक्सीमर वाइब्रेशनल स्टेट। और यहाँ से जो एमिशन होगा वो आपका फीचर लेस होगा, वो आपके लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं हो। ठीक है। तो ये था आपकी एक्सीमर और एक्सीप्लेक्स कॉम्प्लेक्स के बारे में, या हम कह सकते हैं कैसे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन फेनोमेना को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इन फोटोकेमिस्ट्री, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में कैसे आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, एक एक्सीमर है, दूसरा एक्सीप्लेक्स है, दो फेनोमेना है। एक तभी बनता है जब आपका एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट वाले मॉलिक्यूल दोनों सिमिलर हो, उसको हम एक्सीमर कहते हैं। हमारे पास डायमर एक्साइटेड स्टेट बन जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास जो मॉलिक्यूल है वो दोनों डिफरेंट स्पीशीज है, ए अलग है डी अलग है, उस केस में आपके पास एक्सीप्लेक्स सिस्टम बनते हैं। तो ये यहाँ पे आपको रीअरेंज्ड प्रोडक्ट बनता है, एक्सीप्लेक्स में आपको डाइमर नहीं बनता। ठीक है। तो ये था आपकी complex formation phenomena, and the two important phenomena, one is your eczema and the second is your एक्सीप्लेक्स। तो ये लेक्चर यहाँ पे हम खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी